नमस्कार विद्यार्थियों। हम जो चर्चा कर रहे थे वो प्रवाह तंत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे। इसमें आंतरिक प्रवाह, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी प्रवाह तंत्र 3 होते हैं। और बंगाल की खाड़ी प्रवाह तंत्र में 74% आता है टोटल अपवाह तंत्र का ना। इसमें देखो मुख्य रूप से 3 नदियों के बारे में पढ़ना होता है। चंबल नदी के बारे में, बनास नदी के बारे में और गंभीर नदी के बारे में। तो आज सबसे पहले पढ़ेंगे हम चंबल नदी के बारे में। इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप हेडिंग डालो, बंगाल की खाड़ी प्रवाह तंत्र। लिख लिया। और इसमें पहली नदी का नाम लिखो आप, चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी पढ़ेंगे विद्यार्थियों। और चंबल की जितनी भी ये सहायक नदियां हैं, ये सारी अगर हम कंप्लीट पढ़ लेते हैं ना तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये चार्ट मैंने आपको फर्स्ट डे बनवा दिया था। नदियों पे वैसे काफ़ी क्लासें हो चुकी है अपनी, पर ऐसा नहीं कि काफ़ी हो गई तो हम ये चंबल अम्बल को छोड़ दें, क्योंकि सवाल यहाँ से आते हैं ज़्यादातर। इसमें एक काम करना, आप ये चित्र जरूर बना लेना। ठीक है, इतनी जगह छोड़ देना कि आप ये आराम से ऐसा अपने स्तर पे कलरफुल पूरा एक चित्र बना लें। चंबल ये नहीं, अरे ये तो बनास का है, ये तो बनास का है। ये है चंबल का। अच्छा, मैं नीचे वाला लेके आ गया था। ये चंबल का है, ध्यान रखना। हाँ, इटावा में लेने एरिया, यमुना आ रही ना इधर से। तो आपको पता है एक नदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। कहाँ से? मध्य प्रदेश से होता है। जनापाव की पहाड़ियाँ, इंदौर एमपी से इसका उद्गम होता है। और फिर राजस्थान में प्रवाहित होती है, और राजस्थान में प्रवाहित होने के बाद में यूपी में प्रवाहित होकर यूपी में कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में मिल जाती है। तो बहुत लंबी नदी है, और राजस्थान की सबसे लंबी नदी में भी इसका नाम आता है, और सबसे बड़ी नदी भी नाम है इसका। तो ये चित्र तो बना ही लोगे आप, इसमें तो समय खराब नहीं करूं, फैक्ट लिखाऊं डायरेक्ट। सबसे पहले तो आप लिखो चंबल नदी के अन्य नाम। देखो एक चीज आइडिया जरूर बिठा के रखना पहले। देखो इसका उद्गम कहाँ से होगा? एमपी से होगा, फिर राजस्थान में प्रवाहित होगी ये, और फिर यूपी में जाएगी। 3 राज्यों का मुख्य रोल है जहाँ। और राजस्थान से बहती, इसलिए राजस्थान के विद्यार्थियों को राजस्थान भूगोल के अंतर्गत इसको पढ़ना होता है। बाकी अगर भारत का भूगोल है तो भी पढ़ना पड़ेगा इसको। तो थोड़ा यहाँ चंबल नदी को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। चंबल नदी से सवाल आते हैं मान के, चाहे इसके डैम को लेकर आए, चाहे इसकी सहायक नदियों को लेकर आए, या खुद की जो विशेषताएं हैं उसको लेकर सवाल आए। कोशिश करेंगे अच्छे लेवल पर पढ़ाने की। फिर भी कोई छोटा मोटा फैक्ट बच जाता है तो आप अपने स्तर पर ऐड कर लेना है ना। तो सबसे पहले आप इसके अन्य नाम लिखना चाह रहे हैं। आप में से कोई बताएंगे इसके अन्य नाम कौन कौन से होते हैं? किसी को पता नहीं? चंबल नदी बता बस, ये मत कहते ना चंबल रिवर। ठीक है, लिखो 12 मासी नदी। क्या कहते हैं इसको? कोई दिक्कत, नाम भी है इसका। इसे 12 मासी नदी भी कहते हैं। ये लो, फिर क्या बोलोगे? हाँ। सरमवती भी कहते हैं इसको। ये काम किया आपके, सरमवती नदी। अगर नाम लिख लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा?
पर नहीं लिखना चाहते। राजस्थान की कामधेनु, राजस्थान की कामधेनु कौन सी नदी को कहते हैं बताओ? कामधेनु, मालव गंगा। मालव प्रदेश में बहती है ना, मालवा में, एमपी में बहती है ना, तो इसको कहते हैं मालव गंगा। मालव गंगा, ये सारे नाम आप इसके लिख सकते हैं विद्यार्थियों। हटूं? लिख लिया? तो अन्य नाम में कौन कौन से लिखे? अब अन्य रूप नाम सारे हो गए इसमें ना। सरमवती, एक तो ये याद रखना आप, एक मालव गंगा, और एक राजस्थान की कामधेनु। बाकी तो ये जैसे हमेशा बहती रहती है, इसलिए इसको 12 मासी, सदा निराश, नित्य वाहिनी, सदा वाहिनी नदियों के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब अगला जो बिंदु आता है वो आता है इसका उद्गम का। क्या आता है? उद्गम। और इसका उद्गम होता है एमपी से। कहाँ से होता है? एमपी से होता है। तो अब अगला पॉइंट ये लिखेंगे हम, उद्गम। उद्गम, उद्गम। और उद्गम लिखो, जना पाव की पहाड़ियां। कहां से? जना पाव की पहाड़ियों से होता है। और जना पाव की जो पहाड़ियां ना, ये विंध्याचल पर्वतमाला का ही पार्ट है। पर्वतमाला का हिस्सा है। जना पाव की पहाड़ियां, ये तो पहाड़ी क्षेत्र हो गया। लेकिन अगर गांव पूछा जाए या जगह का नाम पूछा जाए तो महू। कहां से होता है? महू गांव। और महू पड़ता है इंदौर जिले में। कौन से में? इंदौर डिस्ट्रिक्ट है ना। और राज्य पूछा जाए तो एमपी, मध्य प्रदेश, यहां से इसका उद्गम होता है। ये सारी बातें लिख लो आप इसमें। लिख लिया? अब जब ये नदी यहाँ से एमपी से निकल रही है, राजस्थान में प्रवाहित हो रही है, यूपी में जाकर इटावा के पास, जो कि मुरादगंज में है, वहां पर यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है? तो ये कितने, इसका प्रवाह क्षेत्र लिख सकते हैं हम? 3 राज्यों में इसका प्रवाह क्षेत्र है, तो ऐसे लिखो, प्रवाह क्षेत्र। प्रवाह क्षेत्र। और प्रवाह क्षेत्र में ऐसे लिख सकते हैं, ये 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कितने राज्यों में प्रवाहित होती है? 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा यूपी, उत्तर प्रदेश। लिख लिया? अब एक और सवाल आता है कि राजस्थान के कितने जिलों में प्रवाहित होती है? बताओ। देखो, ये राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने में होती है? चित्तौड़ से एंटर होती, बूंदी में जाती है, कोटा में जाती है, फिर सवाई माधोपुर में जाएगी, फिर करौली में जाएगी, और करौली में जाने के बाद में धौलपुर में जाएगी, और धौलपुर से फिर कहाँ चल जाएगी? यूपी में चली जाएगी। अब अगर हम मैप देखते हैं, क्या देखते हैं? मैप देखते हैं,
तो मैप देखते हैं तो विद्यार्थी इतना तो आप जानते ही हैं कि ये नदी, इस नदी का जो उद्गम हो रहा है वो एमपी से हो रहा है। कहाँ से हो रहा है? फिर ये राजस्थान में प्रवाहित होती है। किसमें? राजस्थान में प्रवाहित होती है। राजस्थान में प्रवाहित होने के बाद में ये यूपी में चली जाती है। कहाँ चली जाती? यूपी में चली जाती है, इधर। तो ये धौलपुर में बहती है। धौलपुर से जब यूपी में जाती है तो इस बिंदु का भी पता होना चाहिए हमें। मतलब राजस्थान से यूपी में जो एंटर करती है ना, तो कौन सी जगह से एंटर करती है? दूसरी बात, एमपी से जो राजस्थान में आ रही है तो ये कौन सी जगह एंटर करती है? चित्तौड़ में। कहाँ पर? चित्तौड़। फिर बूंदी में बहती है, कोटा और बूंदी के बीच में सीमा बनाती है। फिर आगे सवाई माधोपुर में चल जाती है। सवाई माधोपुर में इधर, इधर एमपी वाला पार्ट है इधर पूरा, है ना, तो इधर भी सीमा बनाती है। फिर आगे करौली में बहती है और फिर आगे धौलपुर में बहती हुई आगे चल जाती है, ऐसे जाती है। ठीक है ना? तो पहले इसमें ध्यान रखना, कोटा नहीं आता, पहले क्या आता है इसमें? बूंदी आता है, या फिर दोनों की सीमा कह सकते हो आप, दोनों की सीमा लगती है यहाँ पर। और सबसे पहले जो राजस्थान में एंटर होगी, ये कौन से जिले में एंटर होगी? चित्तौड़। तो ये पूछा जाता है कि चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश स्थल कौन सा है? चौरासीगढ़। कौन सा है? चौरासीगढ़। शायद इस मैप में भी दर्शा रखा होगा, ये दिखा दिखा रखा है, ये दिखा रखा। राजस्थान में प्रवेश चौरासीगढ़ चित्तौड़गढ़, है ना। और हम वैसे मैप के जरिए भी समझ सकते हैं, जैसा आपको उचित लगे। देखो, चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश, चंबल नदी का राजस्थान में प्रवेश कहाँ होता है विद्यार्थियों? ये जो जगह है ना, ये वाली जो जगह है, तो बोलते हैं चौरासीगढ़। क्या बोलते हैं? चौरासीगढ़। चौरासीगढ़ कहाँ पड़ता है? चित्तौड़ में पड़ता है। चित्तौड़ कहाँ है? राजस्थान। अगला फैक्ट लिखो, चंबल नदी का यूपी में प्रवेश, चंबल नदी का उत्तर प्रदेश में प्रवेश चरक गांव, कौन से गांव में प्रवेश करती है? चरक गांव। और चरक गांव है आगरा में। कहाँ पर है? और आगरा कहाँ है? लिख लिया? लंबाई लिखो। लंबाई कुल, अरे एक मिनट, कुल लंबाई लिख ली क्या? चल लंबाई लिख लो, 966 किलोमीटर। कई जगह 965 मिलती है, कई जगह 966 मिलती है। कुल लंबाई कितनी? 966 किलोमीटर। और राजस्थान में कितनी बहती है? 135 किलोमीटर। कितनी? 135 किलोमीटर। लिख लिया? देखो, राजस्थान और एमपी के बीच में सीमा बनाती है 241 किलोमीटर। राजस्थान और एमपी के बीच सीमा कितनी बनाती? 241। केवल राजस्थान, राजस्थान में जो बहती है ना, जो सीमा नहीं बनाती, वो 135 है। लिख लिया? और यूपी में बहती 285। कितनी? 285। टोटल करना एक बार, कितनी हो रही? हाँ, 285। 700 कौन सा बच गया? और फिर एमपी बच गया ना, बाकी जो बच गया एमपी कर लेना। समझ जाओगे ना? अ- अब लिखिए आप, संगम या समाप्ति स्थल। समाप्ति स्थल लिखो। लंबाई के आंकड़ों को लेकर अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं क्लियर करा दूंगा बाद में। लिख लिखिएगा विद्यार्थियों, संगम। संगम कहाँ बनाती? पुष्कर में।
नहीं, जाके कहाँ पर मिलती है? अपना मुहाना। संगम का मतलब मुहाना है। संगम ब्रैकेट मुहाना लिख लो तुम, तो नहीं फिर गड़बड़ कर दोगे। संगम का मतलब क्या है यहाँ पे? मुहाना या समापन स्थल। समापन। यमुना नदी में जाके जल गिराती है। किस में गिराती है ये? यमुना में। और यमुना में कौन सी जगह पे गिराती है बताओ? इटावा में। और इटावा के ब्रैकेट में लिख लेना मुरादगंज यूपी। लिख लिया? लिखो। यह नदी सबसे लंबी अंतरराज्य सीमा, यह नदी सबसे लंबी अंतरराज्य जल सीमा बनाती है। देखो, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम? चंबल। और चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम? बनास। देखिएगा, यह यमुना की सबसे लंबी सहायक नदी है। देख लिया? अब देखिए, अगर आप राजस्थान का मैप देखते हैं तो चित्तौड़ में आपको एक जगह दिखाई देती है जिसका नाम है भैंसरोडगढ़। क्या नाम है? और भैंसरोडगढ़ दुर्ग इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, ध्यान रखना, बना हुआ है। भैंसरोडगढ़ से केशोराय पाटन। केशोराय पाटन कहाँ है? बूंदी में। केशोराय मिल का नाम भी सुना होगा ना? तो केशोराय पाटन कहाँ है? बूंदी में। इन दोनों के बीच में आपको पता है एक पथरीला क्षेत्र है। कैसा है? पथरीला क्षेत्र है। ये बहुत ही संकरे क्षेत्र में बहती है। गोर्ज के रूप में बहती, घाटी के रूप में बहती है एक प्रकार से। लिखिएगा। या फिर कोटा तक भी ले जा सकते हो आप। लिखिएगा। यह नदी कौन सी नदी? हाँ, चंबल नदी भैंसरोडगढ़ ब्रैकेट में चित्तौड़गढ़ से कोटा तक एक संकीर्ण घाटी होती है ना, पतली घाटी, संकीर्ण घाटी ब्रैकेट में गोर्ज, जैसे सिंधु नदी घाटी का देखा होगा ना आपने, गोर्ज, गहरा गोर्ज। क्या लिखा आपने? संकीर्ण घाटी ब्रैकेट में गोर्ज के रूप में बहती है। गोर्ज क्या होता है? मतलब कहने का मतलब पानी तो वही आ रहा है बरोबर, लेकिन चौड़ाई में नहीं, सकड़ाई में फैल रही, और वो गहरी ज्यादा है। और इस चंबल नदी की सबसे ज्यादा जो गहराई है ना, वो बूंदी में है। कहाँ पर है? बूंदी में। और बूंदी में एक जगह है जिसका नाम है केशोराय पाटन। वहां पे सबसे, इसका जो पार्ट है ना, पार्ट होता है ना इसका तल, वो बहुत गहरा है। मतलब वहां पे कोई गिर गया तो डूबता ही है, ज्यादा गहराई होती है तो डूबेगा ही फिर वहां पर। देखिएगा, बूंदी जिले के केशोराय पाटन में इस नदी का तल ब्रैकेट में पाठ की गहराई अधिकतम है। की गहराई अधिकतम है। तो सबसे उच्चतम इसकी गहराई कहाँ है? केशोराय पाटन में तो है। गहराई बहन जी, गहराई। अधिकतम अधिकतम बात एक ही है। शब्दावली कोई सी भी आ सकती है। चंबल नदी जो बहती है ना पूरी, तो एक वृक्ष की
भांति आकृति बनाती है। मैंने आपको पढ़ाया था जब इंडिया का भूगोल पढ़ाया तो उसमें नदियां अलग अलग आकार में बहती है, तो ये वृक्षाकार आकृति का निर्माण करती है। देखिएगा, नोट डालो, नोट। चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र वृक्षाकार है। कैसा है? वृक्षाकार है, वृक्षाकार है। देखो, ये राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। ये राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। देखो, ये सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। यह है सर्वाधिक सतही जल वाली नदी है। देखो, चंबल नदी को यूनेस्को की सूची में भी शामिल किया जा चुका है। देखिएगा, चंबल बेसिन में सर्वाधिक खादर, चंबल बेसिन में सर्वाधिक खादर मिट्टी देखने को मिलती है। खादर मिट्टी कौन सी होती है? जलोढ़। नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। खादर मिट्टी देखने को मिलती है। खादर को रेखांकित कर लो और ब्रैकेट में लिख लेना, नवीन जलोढ़ मिट्टी को ही कहते हैं। देखिएगा, इसके बेसिन क्षेत्र में आपको पता है उत्कात भूमि या असमतल भूमि, बीहड़ वगैरह पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते? देखिएगा, चंबल नदी बेसिन क्षेत्र में, चंबल नदी बेसिन क्षेत्र में उत्कात भूमि ऑब्लिक असमतल भूमि ऑब्लिक कृषि अयोग्य भूमि, मतलब कृषि का काम नहीं आती वो ना, कृषि अयोग्य भूमि का निर्माण अवनालिका अपर्दन के कारण होता है। किसके कारण होता है? अवनालिका अपर्दन के कारण होता है। अवनालिका अपर्दन के कारण होता है। अवनालिका अपर्दन क्या होता है? जब मिट्टी का कटाव बहुत ज्यादा हो जाता है, गहरे गहरे खड्डे टाइप में बन जाते हैं ना, वो उसको क्या बोलते हैं? अवनालिका अपर्दन कहते हैं। लिखाने की जरूरत नहीं। और इन अवनालिका अपर्दन या भीड़ जो क्षेत्र होता है उसमें किसकी शरण स्थली माना जाता है? डाकुओं की शरण स्थली। ये शायद फैक्ट लिखा चुका हूं मैं कहीं गया, लिखने की जरूरत नहीं ना। अगला फैक्ट लिखो, चंबल नदी पर कई शहर स्थित है। जैसे कई शहर स्थित है, जैसे रावत भाटा। कौन सा? आपसे पूछा जाए रावत भाटा कहाँ है? चित्तौड़गढ़। रावत भाटा कहाँ है? चित्तौड़गढ़। और खुद कोटा शहर, कोटा शहर भी कौन सी नदी किनारे हैं? चंबल। देख लिया। इसके अलावा केशवराय पाटन,
केशवराय पाटन कहाँ है? बूंदी। लिख लिया विद्यार्थियों? देखो देखो, ये जो चंबल नदी है ना, इस पर दो जलप्रपात बने हुए हैं। कितने? दो जलप्रपात भी है इस पर। देखो, चंबल नदी पर दो जलप्रपात बने हुए हैं। दो जलप्रपात बने हुए हैं। एक का नाम लिखना, चूलिया जलप्रपात, और दूसरा दमोह जलप्रपात। दमोह जलप्रपात। दमोह जलप्रपात कहाँ है? धौलपुर में। और चूलिया जलप्रपात कहाँ है? चित्तौड़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़ में। चूलिया जलप्रपात को रेखांकित करें। लिख लिया? लिखो, ये राजस्थान का दूसरा आएगा, पहला आएगा? देखो, ऐसे दूसरा तीसरा मत लिखो आप तो, ऐसे लिख लो। इस जलप्रपात की ऊंचाई 18 18 मीटर। इसका उल्टा जाता है, इसका उल्टा 18 का उल्टा सबसे ऊंचा बांध चल जाता है 81। कौन सा? जाखम बांध। तो इसकी ऊंचाई लिख लो आप चूलिया जलप्रपात की। है 18 मीटर। 18 मीटर। 18 मीटर हाइट किसकी? चूलिया जलप्रपात की। कहाँ पर है? फीट में देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 7 फीट। लिख लिया? दमोह जलप्रपात कहाँ है? धौलपुर में। क्या लिखोगे? नोट डाल लो चलो। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात भीलबेरी जलप्रपात है। और तो क्या लिखा हूं तो? जलप्रपात आया तो नोट डाल लो। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात भीलबेरी जलप्रपात है। कितनी हाइट है उसकी? 182 फीट। मीटर में निकाल लेना आप। लिख लिया? आपसे पूछा जाए विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का, भारत का मत बता देना। लिखो, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल जलप्रपात है। 797 मीटर। 797 मीटर से गिरता है मात्र। एंजिल जलप्रपात। कौन सा? एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात कहाँ है? कैरो नदी पर। कौन सी नदी पर है? कैरो नदी पर।
केरी नहीं, केरो, केरो नदी पर। कौन सी नदी पर बना हुआ है? केरो नदी पर। और केरो नदी या एंजिल जलप्रपात कहाँ है? वेनेजुएला में, वेनेजुएला में, वेनेजुएला। लिख लिया? और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुची, कुचिकुल। भारत का, ऐसे लिखो, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकुल जलप्रपात। कुचिकल जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य में। लिख लिया? कमिंग कमिंग। चलो 5 मिनट में बात करता हूँ आपसे, 5 मिनट बैठो आप जब तक। तो सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा लिख लिया आपने? कुचिकल जलप्रपात कहाँ पर है? कर्नाटक में है। देखो, भारत का चौड़ाई के अनुसार सबसे ऊंचा जलप्रपात, देखो भारत का चौड़ाई के अनुसार सबसे बड़ा जलप्रपात, चौड़ाई के अनुसार, और उसका नाम लिखो, जोग फॉल, जोग जलप्रपात। कौन सा है? जोग। और जोग ना मिले तो गरसोप्पा। जोग का दूसरा नाम क्या मिलेगा? गरसोप्पा। या इसी का एक और नाम मिलता है, महात्मा गांधी जलप्रपात। शरावती नदी पर है। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी, कर्नाटक। देख लिया? अब चंबल नदी पर जो फैक्ट है, अन्य फैक्ट है, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। धन्यवाद विद्यार्थी।